गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा यंत्र प्रकरण अभी शुरू है रसशास्त्र में। तो जो फोर्थ चैप्टर है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यंत्र एंड देयर एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने उलूखल यंत्र के बारे में काफी डिटेल में पहले देखा था, 2 लेक्चर पहले। खल्व यंत्र के बारे में भी शुरुआत की थी। खल्व यंत्र के अंदर हमने 3 प्रकार के खल्व यंत्र, जो खल्व यंत्र है उसके 3 टाइप्स देखे थे, और उन तीनों ही टाइप्स को हम आज करेंगे, आज समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये खल्व यंत्र, उसके 3 टाइप्स डिटेल में जानने के बाद जो तीसरा है कच्छप यंत्र, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उलूखल यंत्र के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे। फोटो में देखने के बाद आपको तुरंत ही आइडिया आ जाएगा उलूखल यंत्र क्या है, कौन सा है, उसका क्या काम है। उलूखल यंत्र वैसे तो स्पोर्टिंग में स्पेसिमेन के तौर पे अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो सकता है। या जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो उस समय पे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि खल्व यंत्र कौन सा है, उलूखल कौन सा है और किसका क्या क्या काम है। फिर आगे बढ़ते हैं खल्व यंत्र की ओर। तो इसके अंदर अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि उलूखल यंत्र से कैसे डिफरेंट है खल्व यंत्र। उलूखल यंत्र जो है वो पाउंडिंग के काम के लिए, यानी कि कुट्टन कर्म, कूटने के लिए काम में आता था। जबकि खल्व यंत्र ग्राइंडिंग, पाउंडिंग के बदले ग्राइंडिंग के लिए, यानी कि पेषण कर्म, पेषण और पेषण आदि कर्म, इसके लिए काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग। तो इस तरह से पेषण और पेषण के जैसे कुछ और कर्म है, जैसे कि मर्दन, भावना, इन सभी में वो काम में आएगा। तो उसके शेप के अकॉर्डिंग टाइप्स है, अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र और वर्तुलाकार खल्व यंत्र, जो सेमी लूनार शेप या फिर अर्धचंद्र यानी कि सेमी लूनार शेप, और वर्तुलाकार यानी कि सर्कुलर शेप। तीसरा जो है वो है तप्त खल्व यंत्र, जो कि उसके अंदर मर्दन के साथ साथ अग्नि भी दी जाती है। उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसके अनुसार उसके टाइप है लोह, पाषाण और मृण्मय। तो वो लोहे का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, इस तरह से कुछ टाइप्स रहेंगे। फिर वर्तुलाकार या वर्तुल खल्व यंत्र के अलावा जो अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र है, उसी का दूसरा नाम हमने देखा था द्रोणी आकृति या द्रोण्याकृति खल्व यंत्र। तो वही है, लेकिन रस तरंगिणी ने उसको अलग नाम दिया हुआ है। अभी बात करते हैं हमारे अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र की। तो इसके अंदर हमारे पास जो खल्व यंत्र है उसका फोटोग्राफ है ये, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारी बुक में जो ड्राइंग है उसका फोटोग्राफ है। हमारे पास बहुत सारे अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र हमारी लैब में है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी साइज का है वो हमने यहाँ पे फोटो के तौर पे लिया है, क्योंकि उसी को हम ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ऐसे 2 खल्व जो है, 2 खरल हमारे पास है यहाँ पे। और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे 15 से 20 नंबर खल्व यंत्र है यहाँ पे। तो इसकी जो हाइट है वो 16 अंगुल, इसकी जो लेंथ है वो 24 अंगुल, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 9 अंगुल। इस तरह से इसका जो रेशियो 24, 9 और 16 इस तरह से रहेगा। लेकिन इसमें काफी सारा चेंज हो सकता है। क्या क्या चेंज हो सकता है वो देखेंगे। और इसकी जो मुसली है या फिर इसका जो बत्ता या दस्ता जो है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोर्टार, वो सॉरी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेस्टल, वो है 12 अंगुल लंबा। जो नीचे का भाग है उसको बोलते हैं मोर्टार, ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं पेस्टल। तो इसी तरह से ये बनता है मोर्टार एंड पेस्टल। लेकिन उलूखल से ये काफी अलग है। यहाँ पे हम कुट्टन कर्म नहीं करते, कूटने का काम नहीं करते, पीसने का काम यानी कि पेषण कर्म करते हैं।
मटेरियल देखेंगे। अभी ये जो है, यहाँ पे मटेरियल में लास्ट वर्ड लिखा है हेवी स्टोन। तो ये क्या हुआ? पाषाण खल्व यंत्र। ये पत्थर के खल्व यंत्र के बारे में, ये लोहे के खल्व यंत्र के बारे में नहीं है। तो लोहे का जो खल्व यंत्र है वो हम तब तक खल्व यंत्र के समय पे देखेंगे। अभी अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र में नीला या श्यामा वर्ण का, यानी कि ब्लूइश कलर और ब्लैकिश कलर का ऐसा पत्थर लेना है। तो किसी भी पत्थर को लेके हम उसमें से खल्व यंत्र नहीं बना सकते। वो पत्थर बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके अंदर हमें पेषण कर्म करना है, यानी कि घिसना है। तो जो द्रव्य है उसी की घिसाई होनी चाहिए, पत्थर खुद घिस जाना नहीं चाहिए। ऐसा अच्छा स्ट्रॉन्ग और स्मूथ पत्थर लेना है। खुरदरा या खरबचड़ा पत्थर नहीं चलेगा यहाँ पे, खुद ही घिस जाएगा, उस पत्थर में से ही धूल धूल निकलने लगेगी। ऐसा वाला पत्थर नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ब्लैक कलर का जो पत्थर मिलता है, जो बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, वजन में भी बहुत हैवी या भारी होता है, या फिर नीले वर्ण का जो पत्थर मिलता है, वो हम इसमें उपयोग में लेंगे खलवा बनाने के लिए। खलवा कैसे बनाते हैं, है ना? पत्थर में से खरल यंत्र कैसे बनाएंगे, वो आपके सिलेबस का एक पार्ट नहीं है। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं उसके कुछ वीडियोस है, वो यूट्यूब से ढूंढ के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक भेजूंगा, तो आप वो वीडियो को देखिएगा, पत्थर में से कैसे घिसाई करके खलवा यंत्र बनाते हैं। तो आज के समय में तो हमारे पास पत्थर को घिसने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या औजार है, लेकिन पहले के समय में मैन्युअली घिसाई करके खला खरल बनाते थे। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है वो दो तरह के दिए हुए हैं। एक है 24 बाई 9 बाई 16, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 24 बाई 9 बाई 16, दूसरा है 20 बाई 9 बाई 10। ये दोनों ही प्रमाण जो है वो रसरत्न समुच्चय ने बताए हैं। उन्होंने अपने एक ही श्लोक के अंदर ये दो तरह के प्रमाण बताए हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 9 अंगुल, 9 अंगुल ही रखेंगे हम। लेकिन अगर इसकी लंबाई थोड़ी कम करेंगे, 24 अंगुल में से कम करके 20 अंगुल करेंगे, तो उसी के अनुसार उसकी हाइट भी थोड़ी कम होगी। 16 अंगुल में से कम करके 10 अंगुल इससे हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई एक समान रखेंगे। और इसकी जो पेस्टल है या जो मुसली है वो 12 अंगुल प्रमाण की रहेगी। और बहुत सारे अलग अलग रस कर्मों में, खास करके मर्दन, भावना, ऐसे कर्मों में काम में आएंगे। तो ये मर्दन क्या है, भावना क्या है, उसके वीडियोस प्रोबेबली आपको आज शाम या कल शाम को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सारणी, एक कोष्टक या टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग ग्रंथों में इसके कुछ अलग अलग प्रमाण दिए हुए हैं, तो उसकी तुलना की हुई है। वैसे यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, लेकिन आप रस प्रकाश सुधाकर और रस कामधेनु, इन दोनों को एक समान देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के प्रमाण बिल्कुल एक समान है। जो रस कामधेनु के लेखक ने बताया है, वही रस प्रकाश सुधाकर इस पुस्तक के लेखक ने बताया है, कोई फर्क नहीं। तो हम तीन ही अलग अलग याद रख सकते हैं। और याद रखने से भी बेहतर है कि हमें जैसा चाहिए वैसा हम खरल खरल बनवा सकते हैं। जो भी खरल बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है, वैसे कुछ लोग ये खरल बनाने का काम करते हैं। तो उनको हम बोल के हमें जैसा चाहिए वैसा नाप का खरल बना सकते हैं। लेकिन बस इतनी सी बात रहती है कि ये रेशियो जो है उसको हमें फॉलो करना है। लंबाई जो है, लेंथ जो है, यहाँ पे सभी की 16 अंगुल दी हुई है। जो इसकी चौड़ाई है वो 9 या 10 अंगुल बताई गई है। और इसकी जो हाइट है वो भी 9 या 10 अंगुल बताई गई है। डेप्थ जो है वो श्लोक में नहीं थी, लेकिन हम जो डेप्थ है वो 6 से 7 अंगुल तक रख सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा गहरा नहीं बनवाते। एक्चुअल में जब हमारे पास जो अर्धचंद्राकार कलव यंत्र है वो आप देखेंगे, तो उसमें इससे कम डेप्थ होगी, 6 अंगुल या उससे कम डेप्थ मिलेगी आपको। और इसकी जो थिकनेस है, एज ऑफ द नेक, वो 2 अंगुल रहेगी। तो फोटो में आप देखेंगे तो पता चलेगा, ये जो है 2 अंगुल रहती है।
वैसे यहाँ पे ये जो आकृति है इसमें आपको इसकी गहराई काफी ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन फोटोग्राफ में जब आप देखेंगे एक्चुअल खलवा यंत्र में तो बहुत गहरा नहीं होता वो। ये सभी सिर्फ अर्धचंद्राकार खलवा यंत्र के बारे में है। वर्तुलाकार खलव यंत्र जो होता है या जो सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है, वो काफी गहरा होता है। वो भी फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले वर्तुलाकार खलव यंत्र में जाने से पहले हम अपना श्लोक समझ लेते हैं अर्धचंद्राकार खलव यंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है रसरत्न समुच्चय का, आप रसतरंगिणी में भी देख सकते हैं। खल योग्या शिला, शिला यानी कि पत्थर, खरल करने योग्य पत्थर हमें लेना है। तो कैसा पत्थर? स्निग्धा दृढ़ा गुरुहु, स्निग्ध होना चाहिए, वो खुरदरा नहीं होना चाहिए। दृढ़ा वो एकदम मजबूत, और गुरु वजन में भारी होना चाहिए। तो वैसे जो है खरल बनाने में कौन सा पत्थर यूज होता है इस श्लोक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तामड़ा करके एक पत्थर आता है। जैसे आपने पत्थर के बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे, कोई कहेगा कि हाँ मैंने तो ग्रेनाइट प्रकार का पत्थर के बारे में जानता हूँ, कोई कहेगा कि हमें तो राजस्थान के कोटा में जो कोटा स्टोन मिलता है उस प्रकार के पत्थर के बारे में जानता हूँ, है ना। कोई गिरनार या पावागढ़ के काले पत्थर के बारे में बताएगा। तो इस तरह से बहुत अलग अलग पत्थर होते हैं। तो उन सभी पत्थरों में एक होता है तांबड़ा प्रकार का पत्थर, जो अगेन राजस्थान साइड, माउंट आबू साइड मिलता है। और ये जो ये खरल बनाने के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी वहीं पे ज्यादा होते हैं, माउंट आबू और राजस्थान साइड। तो वहां पे तांबड़ा प्रकार का जो खरल मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसा ही क्वालिटी इसके अंदर स्निग्ध दृढ़ गुरु होती है। तो उसमें से बनाए हुआ खरल बेहतर होता है। एक और प्रकार का खरल है, पत्थर की ही बात करते हैं तो एक और प्रकार का पत्थर जो है खरल बनाने के लिए बहुत अच्छा योग्य है, उसका नाम है सीमांक पत्थर। वो सीमांक पत्थर जो है, हालांकि वो भारत में नहीं मिलता, वो अरेबिक कंट्रीज में मिलता है। तो जो जहाँ पे दुबई शारजाह ये सभी सिटीज है, वो जो अरेबिक कंट्रीज है वहां पे, और उससे भी आगे ईरान वगैरह जहाँ पे है, तो वहां पे इस तरह का पत्थर हमें, मतलब कि भारत से काफी कुछ पश्चिमी एशिया में जाएंगे तो वेस्ट एशिया जो है वहां पे इस तरह के पत्थर मिलते हैं। और भारत में कभी भी ऐसे पत्थर में से खरल बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वो पत्थर वहां से इंपोर्ट करवा लेते हैं। काफी महंगा होता है वो पत्थर, उस पत्थर को वहां से हम इंपोर्ट करवाएंगे, आयात करवाएंगे, और फिर उसमें से घिस के खरल बनाएंगे। हालांकि उसमें से घिस के खरल बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता। और रसशास्त्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो जो सीमा का पत्थर से बना हुआ खरल है उसी को सबसे बढ़िया या बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि वो घिसता नहीं। उसमें हम कठिन से कठिन द्रव्य भी उसके अंदर डाल के अगर हम उसका मर्दन करेंगे तो भी वो द्रव्य ही घिसेगा, पत्थर नहीं घिस जाएगा। इसीलिए हमारे जनरल पर्पस के लिए तांबड़ा पत्थर का खरल बढ़िया होता है। और कुछ खास कठिन द्रव्य है, जैसे कि वैक्रांत, माक्षिक, बहुत ही कठिन द्रव्य है, उसके अंदर लोहे का भाग है। उसके अंदर लोहा जो है वो बहुत ही सख्त पदार्थ होता है। तो उसको घिसने के लिए हमें ऐसा ही पत्थर चाहिए, सीमा का पत्थर के जैसा, जो बहुत ही दृढ़ हो, पत्थर खुद धूल धूल ना हो जाए। जैसे कि आप संगमरमर का पत्थर देखेंगे, है ना, संगमरमर का पत्थर जिसको हम मार्बल बोलते हैं, व्हाइट मार्बल होता है, तो वो तुरंत ही घिस जाता है ना। अगर ऐसे पत्थर में से हम खरल बनाएंगे तो उसको सिर्फ जो मृदु द्रव्य है उनके लिए ही यूज कर पाएंगे। जो सॉफ्ट ड्रग्स है जैसे कि शंख है, मोती है, ऐसे मृदु द्रव्य है उनमें ही यूज कर पाएंगे हम, कठिन द्रव्यों में यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हमने पत्थर की क्वालिटीज के बारे में देखा। वैसे एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन वाइवा में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो खल योग्य शिला, खरल के योग्य ऐसा पत्थर होना चाहिए, शिला यानी कि पत्थर। नीला श्यामा, ब्लूइश कलर का या ब्लैक कलर का, स्निग्ध दृढ़ गुरु होना चाहिए। बाद में है षोडश अंगुल उच्छेदा, इसका जो उच्छेद यानी कि जो हाइट है वो 16 अंगुल होनी चाहिए, वही हमने आगे टेबल में देखा था। नव अंगुल विस्तार, जो इसका जो विस्तार है
या फिर इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 9 अंगुल होनी चाहिए। चतुर्विंश अंगुल दीर्घा, इसकी जो दीर्घ यानी कि लंबाई है वो है चतुर्विंश अंगुल, 24 अंगुल रहेगी। घर्षणी द्वादश अंगुला, घर्षणी यानी कि इसका जो दस्ता है, बत्ता जो है या पेस्टल है, वो घर्षणी, उसको एक संस्कृत में एक और वर्ड है घर्षणी, वो द्वादश अंगुल, 12 अंगुल का लंबा होना चाहिए। ये हो गया खरल का माप। उसकी यहाँ पे सबसे पहले हाइट बता दी 16 अंगुल, बाद में उसकी विड्थ चौड़ाई बता दी 9 अंगुल, इसकी लेंथ 24 अंगुल, और उसकी घर्षणी 12 अंगुल बता दी। वाह यानी कि अथवा, अथवा दीर्घ जो है वो 24 अंगुल के बदले 20 अंगुल, 20 अंगुल भी ले सकते हैं। उच्छेद जो है 16 अंगुल के बदले 10 अंगुल भी ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने दो प्रमाण लिखे हैं, 24 के बदले 20 अंगुल लंबाई और 16 के बदले 10 अंगुल हाइट। इसी श्लोक के अंदर, रसरत्न समुच्चय के श्लोक के अंदर ये बताया गया है। खल्ल प्रमाणम, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अवर खल्व यंत्र। वैसे यहाँ पे श्लोक में कहीं पे अर्धचंद्राकार ऐसा लिखा नहीं है ना? आप बुक में भी देखेंगे तो ये अर्धचंद्राकार के हेडिंग के अंदर नहीं है, ये सिर्फ खल्व यंत्र के हेडिंग के अंदर है। लेकिन ये जो डायमेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ अर्धचंद्राकार को ही फिट बैठता है। वर्तुलाकार खल्व यंत्र में तो डायमीटर होता है, वर्तुलाकार खल्व यंत्र में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, इसीलिए ये अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र के बारे में है। खल प्रमाणम तत् ज्ञेयम श्रेष्ठम स्यात् रसकर्मणि। खल प्रमाणम तत् ज्ञेयम श्रेष्ठम स्यात् रसकर्मणि। रसकर्म करने के लिए जो श्रेष्ठ प्रमाण, जो श्रेष्ठ रहेगा, वो ऐसा खरल का प्रमाण रहेगा। तत् ज्ञेयम, इसे जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं वर्तुलाकार खल्व यंत्र के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे कुछ खल्व यंत्र हमारे पास है वर्तुलाकार। अगेन ये भी हमने ब्लैक कलर के स्टोन में से बनाए हुए लिया है। लेकिन एक चीज आपको थोड़ी अलग दिखेगी इसमें। अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र का फोटो फिर से देखते हैं। डायरेक्टली देखिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने रखा है तो डायरेक्टली ये खल्व यंत्र ही शुरू हो जाता है। फोटोग्राफ में भी ऐसा ही है। जबकि वर्तुलाकार खल्व यंत्र में नीचे एक बेस है ना, नीचे एक बेस बनाया हुआ है, क्योंकि अगर सर्कुलर ही हम उसको रखेंगे तो वो तो टिकेगा नहीं, है ना? वो एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, तो उसको स्टेबल खड़ा रखने के लिए नीचे एक बेस बनाया जाता है और ऊपर ये वर्तुलाकार खल्व यंत्र है। इसकी हाइट 4 अंगुल, इसका डायामीटर यानी कि व्यास जो है वो 12 अंगुल, इसकी जो मुसली है वो 14 अंगुल। ये अलग रेफरेंस से लिया हुआ है तो इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, बाद में मैं बताता हूँ। 12 अंगुल बाई 4 अंगुल का ये खर बनाना चाहिए। तो ये जो है 12 अंगुल बाई 4 अंगुल का ही है ऑलमोस्ट, या फिर हम इसी रेशियो में छोटा बड़ा जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है वो आधा लीटर प्रवाही आ जाएगा, लेकिन अगर हमें बड़ा कुछ रल बनाना है कि 5 लीटर प्रवाही आ जाए ऐसा, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अलग टाइप का, अलग शेप का खरल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना? अर्धचंद्राकार बहुत बढ़िया था, सिर्फ पत्थर पे पीसते थे, सिलबट्टे पे हम पीसते थे, उसके बदले अर्धचंद्राकार खरल यंत्र बना लिया तो वो बहुत बढ़िया था। फिर अलग ऐसा शेप का खरल खरल या खलव यंत्र वर्तुलाकार बनाने की क्या जरूरत पड़ी, वो देखते हैं। मटेरियल जो है स्मूथ स्टोन बताया गया है। यहाँ पे ना हमें बहुत प्रेशर करके कोई प्रोसीजर मर्दन का करना नहीं रहेगा, तो सिर्फ स्मूथ स्टोन, हाँ ये स्ट्रांग होना ही चाहिए। और इसका जो प्रमाण जो है वो 12 बाई 4 है। 12 अंगुल इसका डायमीटर, 4 अंगुल इसकी गहराई है। अभी पेस्टल के बारे में देखते हैं। इसका जो बेस पार्ट है वो फ्लैट होना चाहिए। किसका? मुसली का जो दस्ता है उसका बेस पार्ट जो है वो फ्लैट होना चाहिए। वो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में तो नहीं दिख पाएगा। हैंडल पार्ट जो है वो प्रॉपर ग्रिप के साथ होना चाहिए, वो फोटोग्राफ में दिखेगा आपको। देखिए ये जो है पकड़ने के लिए अच्छे से इसका शेप दिया गया है, यहाँ पे भी आपको एक्चुअल में भी दिखेगा। पकड़ने के लिए अच्छे से शेप दिया गया है, तो हम एक अंगूठे और उंगली के साथ उसको बढ़िया अच्छे से पकड़ सकते हैं। यूज देखिए यहाँ पे जो है सुखप्रद मर्दन। मर्दन कर्म तो
सिलबट्टे में भी हो जाएगा, मतलब एक फ्लैट पत्थर में भी हो जाएगा। इजीली मर्दन करना है तो खल्व या खरल यंत्र जरूरी है, लेकिन सिर्फ इजीली नहीं, सुखप्रद, बहुत ही इजीली मर्दन जो है वो वर्तुलाकार खल्व यंत्र में हो जाएगा। अभी इसकी जो मूवमेंट है मर्दन या भावना के लिए, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताता हूँ। ये जो बत्ता है उसको एक छोर से दूसरे छोर और दूसरे छोर से पहले छोर इस तरह से लेके जाते हैं और घुमाते हैं, जबकि वर्तुलाकार खल्व यंत्र में उसके शेप के हिसाब से गोल गोल ये जो दस्ता है बत्ता है उसको घुमाते हैं। और अंदर क्या क्या द्रव्य है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, वो हम जब भावना मर्दन ऐसी कुछ परिभाषा देखेंगे और उसकी वीडियोस देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्तुलाकार खल्व यंत्र का श्लोक हम देखेंगे। द्वादश अंगुल विस्तार, इसका जो डायमीटर है, या चौड़ाई बोलेंगे या लंबाई बोलेंगे, सब एक ही रहेगा क्योंकि ये सर्कल है। द्वादश अंगुल 12 अंगुल रहेगी। खल्लो अति मसृणो पलह, ये एकदम ही जो है घिसाई किया हुआ फ्लैट स्मूथ सरफेस इसका रहेगा। चतुरंगुल निम्नश्च, इसकी जो गहराई है वो 4 अंगुल रहेगी। मध्य अति मसृणीकृत, जो गहराई के अंदर का जो भाग है वो अति मसृणीकृत, एकदम फिनिशिंग वाला होना चाहिए, स्मूथ एंड फ्लैट होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी खुरदरा भाग नहीं होना चाहिए। मर्दक, अभी यहाँ पे देखिए एक और शब्द आ गया जो हमारा दस्ता है उसके लिए, नाम है मर्दक। तो अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र में हमने क्या शब्द देखा? घर्षणी, घर्षणी ऐसा शब्द देखा। और यहाँ पे हमने देखा मर्दक, तो मर्दक भी उसी को बोलते हैं, जो हमारा बस बत्ता है या जो दस्ता है, जो पेस्टल है, उसी को बोलते हैं मर्दक। मर्दकश चिपिटो अध, जो नीचे के तरफ जो है वो फ्लैट होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बताया है कि बेस पार्ट ऑफ पेस्टल जो है वो फ्लैट होना चाहिए। यहाँ पे फोटो में आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये जो है अगेन सर्कुलर नहीं होता, ये काफी सारा फ्लैट होता है। घिसने घिसने के बाद वो थोड़ा सा तो सर्कुलर हो ही जाता है, लेकिन वरना बेसिकली वो फ्लैट होता है। मर्दक चिपिटो अधः, मर्दक जो है वो नीचे के तरफ से चिपिटो यानी कि फ्लैट रहेगा। तत् सुग्राह्य शिखोपरि, और उसकी जो शिखोपरि, उसका जो ऊपर का जो पकड़ने का भाग है, शिखा ऊपरी, जो उसका सबसे ऊपर का भाग है जहां पे हम उसको पकड़ेंगे, वो जो है वो सुग्राह्य, अच्छे से पकड़ सके इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो ऊपर का शिखोपरि, जो सबसे ऊपर का भाग है, वो सुग्राह्य यानी कि विथ प्रॉपर ग्रिप होना चाहिए। जो हैंडल पार्ट है, पेस्टल का जो हैंडल पार्ट है, वो अच्छी सी ग्रिप वाला, हम उसको सही तरीके से पकड़ सके, ऐसा होना चाहिए। अयम तु वर्तुलः खल्लो, अयम यानी कि दिस, ये क्या है? वर्तुलः खल्लो, ये वर्तुलाकार खल्व यंत्र है। मर्दने अति सुखप्रद, मर्दन करने में ये अति सुखप्रद है, बहुत ही इजीली हम यहाँ पे मर्दन कर सकते हैं या भावना दे सकते हैं। जब मर्दन या भावना के बारे में मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊं, तो कभी कोई एक पाउडर है और दूसरा एक लिक्विड है, हमारे पास है एक पाउडर और एक लिक्विड, उन दोनों को अगर हमें मिक्स करना है तो इसके अंदर डाल के मिक्स कर सकते हैं ना, पाउडर और लिक्विड को, तो उसी को बोलते हैं मर्दन या भावना। लेकिन बहुत ही डिटेल डेफिनेशन होती है उसकी, वो हम उसी के अंदर जब पढ़ेंगे मर्दन और भावना, उस समय पे देखेंगे। वर्तुलाकार खल्व यंत्र के बाद आगे बढ़ते हैं तप्त खल्व यंत्र। तो ये इसका तीसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा टाइप है, तप्त खल्व यंत्र। वर्तुलाकार खल्व यंत्र, अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र, अर्धचंद्राकार का एक और नाम है द्रोणी रूप या द्रोणियाकृति, द्रोणी रूप या द्रोणियाकृति। और उसके बाद है तीसरा जो है वो है तप्त खल्व यंत्र। तप्त खल्व यंत्र यहाँ पे एक्चुअल वाला हमारे पास है नहीं, हमें उसका उतना उपयोग भी नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है वो आप पारद प्रकरण में सीखेंगे, लेकिन हमारे पास है उसका मॉडल। तो हमारी जो लैब है वहां पे उसका एक मॉडल बनाया हुआ है। तो ये जो है एक्चुअल में तब तक खल्व यंत्र नहीं है,
लेकिन उसकी प्रतिकृति है, उसका मॉडल बनाया हुआ है। ये उसका फोटो है, हमारी लैब का ही फोटो है, लेकिन ये एक मॉडल है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिकर वगैरह लगाया हुआ है, और ये जो अंगारे है वो भी प्रतिकृति है, वो असली अंगारे नहीं है। ये एक स्टेज के ऊपर रखा हुआ है। एक्चुअल में कैसा रहेगा तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। अब इसका जो शेप है ना, सेमी लूनर अर्धचंद्राकार शेप, उसको एक बार इग्नोर करिए और इस वर्तुलाकार शेप के ऊपर ध्यान दीजिए। जो लेफ्ट साइड में जो आकृति है, उसका जो वर्तुलाकार शेप है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। तो अगेन जैसा वर्तुलाकार खल्व यंत्र यंत्र होता है, बिल्कुल उसी के जैसा होता है, कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर। फर्क बस सिर्फ इतना है कि नीचे में अग्नि होती है, नीचे जो है वो अग्नि दी जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं तप्त। तप्त, हम जिसको तपाते हैं, हम जिसको गर्म करते हैं, अग्नि या हीट देते हैं, वो है तप्त खल्व यंत्र। तो यहाँ पे अंदर में जो मर्दन प्रक्रिया रहे, चूर्ण और एक लिक्विड को, यहाँ पे जो मर्दन प्रक्रिया रहेगी, एक चूर्ण और एक लिक्विड को मिक्स करने की प्रक्रिया, वो तो शुरू रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ अग्नि भी दी जाएगी, यानी कि हीट भी लगातार शुरू रहेगी। तो यहाँ पे जो है एक साथ दो काम होंगे, अंदर मिक्स करने का काम भी शुरू रहेगा, और उसी के साथ साथ हीट देने का या अग्नि देने का काम भी साथ साथ शुरू रहेगा। तो इसीलिए ये जो है एक स्पेसिफिक डिवाइस है, स्पेसिफिक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं तप्त खल्व यंत्र। ये हमारे पास मॉडल है, वो अर्धचंद्राकार शेप का है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे इस तरह का गोल जो है वो यूज करते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो है हम देख लेंगे। कभी कभी जो है ग्राइंडिंग के साथ साथ उसी समय पे हीट देने की जरूरत पड़ती है। हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसीजर ऑफ ग्राइंडिंग। ऐसा क्यों? ऐसी तो कौन सी प्रोसीजर है जहाँ पे हमें ग्राइंडिंग और हीटिंग दोनों साथ साथ में करना पड़ेगा? वो प्रोसीजर के बारे में थोड़ा देखते हैं। इट फैसिलिटेट्स द मटेरियल ऑफ ease amalgamation and conversion into very minute form। एमालगमेशन के बारे में हमने रसायनशास्त्र पढ़ना शुरू किया उसी समय पे थोड़ा बताया था। जब किसी दो धातुओं को मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि लोहे और तांबे को मिक्स कर लिया, है ना, किसी दो धातुओं को मिक्स कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। इंग्लिश में बोलते हैं एलोई, ALLOY, एलोई। लेकिन जब इन सभी धातुओं को मिक्स करके मिश्र धातु बना रहे होते हैं, वहां पे अगर एक धातु पारद है, यानी कि मर्क्यूरी है, यानी कि मर्क्यूरी की मिश्र धातु अगर हम बनाते हैं, तो स्पेसिफिकली उसको एलॉय के बदले एमालगम ऐसा बोला जाता है। तो एमालगम, एमालगम यानी कि मर्क्यूरी की मिश्र धातु, पारद की मिश्र धातु, उसको स्पेसिफिकली एलॉय ना बोल के एमालगम बोला जाता है। और एमालगमेशन, एमालगमेशन यानी कि एमालगम बनाने की प्रक्रिया, एमालगमेशन यानी कि एमालगम बनाने की, मर्क्यूरी की मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया। तो मर्क्यूरी के साथ जब हमें कुछ धातुएं मिक्स करनी हो और वेरी माइन्यूट फॉर्म बनाना हो, तो वहां पे हम तब तक हलवा यंत्र का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मर्क्यूरी के साथ तांबा यानी कि कॉपर मिक्स करना है, और सल्फर यानी कि गंधक मिक्स करना है, तो सल्फर जो है वो तो धातु नहीं है, अधातु है ना। तो मुझे मर्क्यूरी के साथ सल्फर अगर मैं मिक्स कर दूंगा, तो वो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड ना रह के ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है। मर्क्यूरी के साथ अगर मैं सल्फर मिक्स करता हूँ, इसी तरह से खलवा यंत्र में लगातार मिक्स करते करते, तो वो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड ना रहकर ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में उसके अंदर मैं कॉपर मिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना रहेगा? पहले ही मुझे उसके अंदर कॉपर मिक्स करना रहेगा मर्क्यूरी के अंदर, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, कुछ भी हो। दूसरी कोई भी धातु अगर मुझे मिक्स करनी है, तो पहले मुझे मर्क्यूरी के साथ साथ उस धातु को मिक्स करना है, और उस मेटल को मिक्स करने के बाद ही मैं सल्फर के साथ उसको प्रोसेस करूंगा। तो ये जो मर्क्यूरी और कॉपर को अगर हमें प्रोसेस करना है, मर्क्यूरी और आयरन को अगर हमें प्रोसेस करना है, एमालगम बनाना है,
वो प्रोसेस बहुत जटिल या फिर बहुत धीमी, स्लो होती है। वो तुरंत ही एमालगम नहीं बना देता। कुछ कुछ धातुओं के साथ, जैसे कि सोने चांदी के साथ, तो वो बहुत ही जल्दी एमालगम बना देता है मरक्यूरी। लेकिन लोहे के साथ, तांबे के साथ वो बहुत जल्दी एमालगम नहीं बनाता। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको प्रोसेस को थोड़ी फास्ट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, और एमालगम बन जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन इनटू वेरी माइन्यूट फॉर्म, बहुत ही सूक्ष्म उसको बनाने के लिए हमें तब तक हलवे यंत्र की, लेकिन साथ साथ में हीट देने की जरूरत पड़ती है। ये जो खलवा यंत्र है, इसका डायमेंशन, इसका रेशियो 9:6 है। अगर इसकी चौड़ाई 9 अंगुल है तो इसकी गहराई 6 अंगुल, थोड़ी सी ज्यादा गहराई रहेगी कंपेरेटिवली वर्तुलाकार खलवा यंत्र से। और सिर्फ इतना डायमेंशन है, उतना ही नहीं, ऐसा खलवा यंत्र बना के एंड प्लेस्ड ओवर हीटिंग डिवाइस। तो यहाँ पे एक हीटिंग डिवाइस है। एक्चुअल में क्या करते हैं यहाँ पे हम, ये जो चूल्हा है, यहाँ पे नीचे लकड़ियां दिख रही है आपको, है ना, और अग्नि दिख रहा है। ये जो चूल्हा है वो बनाते हैं हम खलवे यंत्र के नाप का। हमारे पास खलवे यंत्र तो बने बनाए पत्थर के रहेंगे, अभी उस खलवे यंत्र के माप का मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं। मिट्टी का चूल्हा तो हम जैसा शेप देना है वैसा दे सकते हैं, है ना। तो उसी के माप का, हम उसी के शेप का, साइज का चूल्हा बना लेते हैं, और उसी के ऊपर हम इस खलवे यंत्र को, वर्तुल खलवे यंत्र को रख देते हैं। अभी उसकी साइज, उसका शेप अगर हम देखेंगे तो इसको वर्तुल खलव यंत्र का ही एक टाइप गिन सकते हैं ना, कि ये तो वर्तुल खलव यंत्र का ही एक टाइप है। जैसे कि वर्तुल खलव यंत्र दो तरह के, स अग्नि और निरग्नि, बोल सकते हैं ना ऐसा, कि अग्नि युक्त वर्तुल खलव यंत्र, अग्नि विहीन वर्तुल खलव यंत्र, ऐसे दो टाइप्स बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, इसको खलव यंत्र का या खरल का ही तीसरा टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो ग्राइंडिंग के साथ साथ हीटिंग है। हीटिंग जो है वो इसका एक मुख्य सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल है। इसीलिए इसको एक अलग तीसरा टाइप दिया है, तप्त खल्व यंत्र, इस तरह से दिया है। तो ये तीन टाइप के बारे में हमने देखा। श्लोक जो है इसका बहुत ही छोटा सा है, और अगेन रसरत्न समुच्चय में से ही लिया हुआ है। लौहो, आपको पहले ही वर्ड में पता चल गया ये कौन से मटेरियल से बनेगा। ये लोहे से बनेगा, ये पत्थर से नहीं बनेगा। लोहो नवांगुल खल्लो, 9 अंगुल जो है चौड़ाई वाला, ये डायमीटर वाला, ये जो है खरल हम बनाएंगे। निम्नत्वेच षडंगुलम, इसकी गहराई या इसकी डेप्थ जो है वो 6 अंगुल रहेगी। तो इसकी चौड़ाई या इसका डायमीटर जो है वो 9 अंगुल, और इसकी डेप्थ जो है वो 6 अंगुल रहेगी। मर्द को अष्टांगुलश्चैव, इसकी जो मुसली है या इसका जो पेस्टल है वो 8 अंगुल लंबा रहेगा। तप्त खल्व अभिधो अप्यम, ये जो है जब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे तब इसको बोलेंगे तप्त खल्व यंत्र, और ये उसका डायमेंशन है। तो अभी यहाँ पे जो लोहे का बनाना है ना, तो हमने पहले ही देखा था कि इसका मटेरियल जो होता है खल्व यंत्र का, उसी के अनुसार उसके टाइप्स हम बना सकते हैं, जैसे कि पाषाण, लोह और मृण्मय। तो यहाँ पे जो है हमने बताया है कि लोहे का करल बनाना है, क्योंकि पत्थर जो है वो तो बहुत ही धीरे 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 गर्म होगा, और न जाने कब गर्मी हमारे अंदर जो द्रव्य पड़ा है उसको मिलेगी, है ना। जो पत्थर जो है वो तो तुरंत ही फास्ट गर्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम मेटल का ही खरल बना लेते हैं जो जल्दी से गर्म हो जाए। और वैसे जब हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, सोना चांदी लोहा तांबा इन सभी, तब तो हम लोहे के बहुत सारे अलग अलग 10-15 से भी ज्यादा टाइप्स देखेंगे। लेकिन एक आप नाम याद रखिए, जिसको बोलते हैं कांत लोह। तो ये जो कांत लोह होता है, एक तरह का लोहा ही होता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत लोहा होता है। तो उस कांत लोह का उपयोग करके हम ये तप्त खल्व यंत्र बनाते हैं। जैसे आपने अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र में कुछ पत्थर के टाइप याद रखे, कि तांबड़ा प्रकार का पत्थर, सीमांक प्रकार का पत्थर। तो उसी तरह से यहाँ पे तप्त खल्व यंत्र में देखिए, श्लोक में पहला ही शब्द है लोह,
यानी कि ये लोहे से बना हुआ है। और हम याद रखेंगे कांत लोह। तो कांत लोह जो है वो एक लोहे का टाइप है जो कि बहुत ही मजबूत तरह का लोहा होता है, बहुत ही दृढ़ लोहा होता है। आपको लोहे के कुछ और टाइप्स भी पता ही होंगे, जैसे कि एक बहुत ही भंगुर प्रकार का लोहा होता है जो तुरंत ही टूट जाता है। फिर एक चुंबकीय प्रकार का लोहा होता है, मैग्नेटिक आयरन होता है ना। तो ऐसे दो चार टाइप्स तो आपको पता रहेंगे, और भी बहुत सारे हम जब आयरन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, कांत लोह में से बनाते हैं। चूल्हा जो है वो इस खरल के आकार का ही बनवा लेते हैं। और यहाँ पे तो जो है लकड़ी रखने की जगह काफी बड़ी ही दी हुई है, वरना हम यहाँ पे एक और पाइप वहां पे लगा देते हैं हवा डालने के लिए, हवा अंदर फूंकने के लिए। तो क्योंकि हवा जो है वो भी अंदर जानी बहुत जरूरी है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा तभी वो जल पाएगा। और मर्क्यूरी की जो कुछ प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे, पारद के संस्कार जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक संस्कार आता है मूर्छन संस्कार। मूर्छन, मूर्छा यानी कि बेभान हो जाना, बेहोश हो जाना, है ना, फेंटिंग। तो हम मर्क्यूरी को मूर्छन करवाते हैं, मर्क्यूरी को बेहोश बना देते हैं, यानी कि वो जीवित तो रहता है, वो मर नहीं जाता, हम उसका मारण नहीं करते, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज खो देता है। कोई इंसान जब मर गया रहेगा तो क्या होगा, वो जिंदा तो है, सॉरी, कोई कोई इंसान जब मूर्छित हो गया रहेगा तब क्या होगा, वो जिंदा तो है लेकिन वो खुद से कुछ कर नहीं सकता, वो अपने खुद के गुण गवा देता है। तो ऐसा एक मूर्छन संस्कार होता है, वहां पे हम इसका सप्त खल्व यंत्र का उपयोग करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं खल्व यंत्र तक। तो खल्व यंत्र के टाइप्स हमने देख लिए। और आप जो है अपनी अटेंडेंस जो है चैट में दे दीजिए। अभी जो है आप उलूखल यंत्र और खल्व यंत्र, इन दोनों ही यंत्रों के बारे में बुक में से पढ़िए। वीडियो मैंने लास्ट लेक्चर का भी शायद अभी नहीं डाला है, तो वो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आज का भी डाल दूंगा, आप चाहे रिवाइज करिए। और इसमें से जो भी समझ में नहीं आता वो पूछते रहिए, क्योंकि उलूखल यंत्र और खल्व यंत्र तो बहुत ही इजी प्रकार का यंत्र है। आगे जाके कुछ और यंत्र जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि कल जो आएगा कच्छप यंत्र, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन बहुत ही इजी है। फिर धारणार्थ तुला यंत्र, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। फिर दोला यंत्र, पालिका पाताल, वालुका, भूधर, स्थाली, स्वेदन, ये सभी इजी है। तो कुछ कुछ यंत्र है जैसे कि कच्छप यंत्र, चारणार्थ तुला यंत्र, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझना रहेगा। और इसमें से किसी भी यंत्र के बारे में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आप पूछते रहिए, मुझे व्हाट्सएप में पूछिए। और ये जो है परिभाषा, ये भी जब आप समझ लेंगे इसी यंत्र के साथ साथ ही, यंत्र चैप्टर भी हमारा चालू रहेगा दिसंबर मंथ में, और ये परिभाषा भी हम साथ साथ में समझते रहेंगे। तब जाके आपको यंत्र का स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशन है, उसका जो यूज है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ने अगर अटेंडेंस दे दी है तो फिर आप लीव कर सकते हैं।